नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का एक रिवीजन लेक्चर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां पर 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चैप्टर जो है वो 3 प्रकार के क्वेश्चन रखता है। एक तो ड्रग्स मतलब मेडिसिन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, दूसरा फूड प्रिजर्वेटिव्स या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स पर, और तीसरा क्लींजिंग एजेंट यानी कि साबुन और सर्फ, सोप और डिटर्जेंट पर। ये 3 टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये पूरी कहानी हम लोग कवर करने वाले हैं। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कीमोथेरेपी वर्ड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स देखेंगे, किस तरह से ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है, कैसे वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स एक्शन करती है बॉडी के अंदर, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, और क्लींजिंग एजेंट्स की केमिस्ट्री को समझना है, और एंजाइम्स और रिसेप्टर्स का ड्रग के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है वो भी देखना है, ठीक है ना। आइए, सबसे पहले तो जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मासेस। देखो काफी सारी थ्योरी मैंने लिख रखी है, मतलब ऑलरेडी है। मैं काम काम की बात करूंगा जहां से बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। थ्योरी मैं आपको ऐसी की ऐसी दे दूंगा ताकि आपको पूरी थ्योरी भी मिल जाएगी, और मैं सिर्फ काम काम के पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ड्रग्स जो होते हैं वो लो मोलिकुलर मास वाले केमिकल्स होते हैं। जैसे कि आपने पॉलीमर देखा था, तो पॉलीमर में 10⁻³ से 10⁻7 यू तक आपका मोलिकुलर मास आता था। यहाँ पे 100 से 500 यू तक ही जाता है, बात समझ में। उसके बाद ये सब बकवास काम की बात फिर से यहां आती है कि कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है। कीमोथेरेपी का मतलब है केमिकल्स के द्वारा थेरेपी या थेरेपेटिक एक्शन देना, मतलब चिकित्सा देना, किसी डिजीज को डायग्नोज करना, किसी डिजीज को ठीक करना केमिकल्स के द्वारा, वो कीमोथेरेपी कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरापेटिक इफेक्ट, थेरापेटिक मतलब चिकित्सा, इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ड्रग्स कैसे क्लासिफाई होती है? 4 तरीके से ड्रग्स क्लासिफाई होती है। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है मेनली डॉक्टर्स के पास वाइड वेराइटीज ऑफ ड्रग्स रहती है। जैसे मान लीजिए मेरे खुजली चल रही है तो वो खुजली की दवा देगा। मान लीजिए अगर मुझे दर्द हो रहा है तो डॉक्टर दर्द की दवा देंगे, उल्टी हो रही तो उल्टी की दवा देंगे। उनके पास वाइड वैरायटी रहती है। तो उस हिसाब से ये आपका क्लासिफिकेशन रहता है जो कि सिर्फ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे एनाल्जेसिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया। एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीविंग टैबलेट्स जो होती है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, ये सब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करके देते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पे है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई, आपकी नहीं मतलब किसी की भी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए हिस्टामिन के डेवलप होने की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उस हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रग एंटीहिस्टामिन, उसके फंक्शन को रोकने के लिए। और हम एंटीहिस्टामिन यूज करते हैं, तो उसके बेसिस पर भी ड्रग्स क्लासिफाई है। किसी पर्टिकुलर हार्मोन या किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के फंक्शन को रोकने के लिए उसके लिए ड्रग है, जैसे एंटीहिस्टामिन, ठीक है ना। अभी और डिटेल में देखेंगे अपन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी ड्रग का क्लासिफिकेशन है। सिमिलर टाइप के केमिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सिमिलर टाइप की फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा सल्फानिल अमाइड है, और इस आर को आप बदलते चले जाओ तो नई नई ड्रग आती चली जाएंगी, लेकिन उनका कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर यही रहेगा। और कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर सेम रहेगा तो एक्टिविटी भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने मैकेनिज्म पढ़े हैं। जैसे एल्कीन मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से उसपे होता था अल्काइल हैलाइड SN1 SN2 देती थी, या कार्बोनिल कंपाउंड NaR देते थे। उसी तरह से अगर स्ट्रक्चर पता है तो अपने को मैकेनिज्म पता होता है, तो उसी बेसिस पर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। बात समझ में? और ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या है? ये टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि हमारी बॉडी में टारगेट मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं जिस पर ड्रग टारगेट करती है। तो हमारी बॉडी में 4 टारगेट मॉलिक्यूल हैं: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन में भी मेनली एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये टारगेट मॉलिक्यूल है। और इसमें ड्रग जो है किस तरह से इंटरेक्ट करती है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है, इंटरेक्शन के बेसिस पे। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फटाफट से। ले लीजिए, फटाफट से। ले लीजिए, फटाफट से। स्क्रीन शॉट 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 ले लीजिए, फटाफट से।
नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्रग का टारगेट के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है। जैसे मैं आपको डिफरेंट अपने टारगेट मॉलिक्यूल्स बताता हूं, उनके अंदर क्या काम करने की क्षमता होती है ना। जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब कैसे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, जो कि अपना एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन बॉडी के अंदर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो आपका प्रोटीन जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, वो क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम बेसिकली एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। अब क्योंकि बॉडी में है इसलिए उसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोल दिया गया है। उसी तरह से जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स बेसिकली कम्युनिकेशन का काम करते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अगर किसी मैसेज को ट्रांसफर करवाना है तो वो काम रिसेप्टर्स का होता है। मान लीजिए मुझे इधर खुजली चल रही है तो ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा ये मैसेज, बाय द वे ऑफ रिसेप्टर से पहुंचेगा। जैसे कैरियर प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन का काम क्या होता है, वो पोलर मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ के आने का काम करते हैं, कैरी करने का काम करते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है किसी सेल की। जितनी भी हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, वो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना बेटा। और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सेल के स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके स्ट्रक्चर को बनाने का काम, उसमें भागीदारी लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की रहती है, आर स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और इन सभी टारगेट मॉलिक्यूल्स जैसे न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या एंजाइम्स के साथ ड्रग किस तरह से इंटरैक्ट करती है वो अब देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये है आपका एंजाइम और ये है आपका कोई सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, हैलाइड, कुछ भी मान लो आप सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट जब तक बॉडी के अंदर अकेला घूम रहा है लौंडे लपाटों की तरह, तो किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने की इसकी टेंडेंसी बहुत कम होती है। लेकिन अगर इसको कोई एक स्पेसिफिक जगह मिल जाए कि भाई साहब वो सबस्ट्रेट वहां पड़ा हुआ है, तो रिएजेंट सीधे वहां आएगा और वहां आने के बाद उसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट, कोलाइड कर पाएगा। तो वही काम एंजाइम करता है। एंजाइम इस सबस्ट्रेट को होल्ड करने का काम करता है, उसको जगह प्रोवाइड करता है। जैसे आपने एक एल्कीन की रिएक्शन सुनी होगी, इस तरह से एल्कीन की रिएक्शन सुनी होगी। यहां पर ये अपन मेटल सरफेस लेते थे जिसको पैलेडियम बोलते थे, और इसमें छोटे छोटे छेद होते थे जिसमें हम हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करवाते थे और एल्कीन के साथ इंटरेक्ट करवाते थे इस तरह से। तो ये जो पैलेडियम की सरफेस थी ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रही थी, उस हाइड्रोजन को एडजॉर्ब चिपकवाने का काम कर रही थी। वही काम यहां पर एंजाइम कर रहा है, वही काम यहां पर एंजाइम कर रहा है। जिस तरह से पैलेडियम की सरफेस पे छोटे छोटे से पोर्स थे, छेद थे, वैसे ही एंजाइम में ऐसा खांचा होता है। और ये जो खांचा होता है ये बेसिकली सबस्ट्रेट के शेप का होता है। हर तरह के सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम बॉडी के अंदर मौजूद होता ही होता है, जिसमें सबस्ट्रेट जाके एंटर कर लेता है उस एंजाइम के साथ। अब एंजाइम जो है वो दो फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एक फंक्शन तो इस सबस्ट्रेट को होल्ड कराने का ताकि इस पे रिएजेंट पर्टिकुलरली आके अटैक कर पाए। दूसरा, अगर इस सबस्ट्रेट में कोई फंक्शनल ग्रुप मिसिंग है जिससे कि रिएजेंट इससे रिश्ता जोड़ना चाहता है, तो वो फंक्शनल ग्रुप भी एंजाइम प्रोवाइड कराता है। दो फंक्शन है, एक तो होल्ड कराने का ताकि अच्छे से कोलिजन वगैरह हो पाए, दूसरा अगर इस सबस्ट्रेट में मान लीजिए अल्कोहल मिसिंग है, OH ग्रुप मिसिंग है, तो वो भी ये एंजाइम प्रोवाइड करने का काम करता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम जो होल्डिंग होती है उनमें कौन कौन से इंटरेक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वहां से क्वेश्चन यहां से बनता है। देखो ये पॉइंट रहा, देखो सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन सच एज आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन और डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब सभी प्रकार के इंटरेक्शन वहां अवेलेबल है। आयनिक भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, वॉन्डरवॉल भी हो सकता है, डाइपोल भी हो सकता है। सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में देख रहे हो रिश्ता, देख रहे हो, आयनिक हो चाहे कोवेलेंट हो चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, सभी प्रकार के इंटरेक्शन यहां पे मौजूद है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, द सेकंड फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप that will attack the substrate and carry out the chemical reaction। अगर कोई फंक्शन ग्रुप मिसिंग है तो वो फंक्शन ग्रुप भी उसको देने का काम करता है। बात समझ रहे हो। अब इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए सबस्ट्रेट क्या है, बीमारी, कोई भी डिजीज हमारी बॉडी के अंदर है तो वो सबस्ट्रेट है हमारे लिए। वो क्या है माय डियर, वो सबस्ट्रेट है। तो हम नहीं चाहते कि वो एंजाइम से इंटरेक्ट करे,
क्योंकि अगर सबस्ट्रेट, अभी तो डिजीज फैली नहीं है, लेकिन जैसे एंजाइम उसको होल्ड कर लेगा तो उस पर बाकी की रिएक्शंस होने लगेगी, तो हमें उसे रोकना है। तो हम बिल्कुल सबस्ट्रेट की शेप का ही बाहर से एक मॉलिक्यूल अपनी बॉडी के अंदर ऐड करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रग या मेडिसिन। ड्रग या मेडिसिन, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई, एक तो होल्ड करता है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप और इंटरेक्शन, ये सारे होते हैं। अब देखो यहां पर हमने बिल्कुल सेम टू सेम टाइप के ड्रग जो सबस्ट्रेट के शेप की थी वो हमने बॉडी के अंदर प्रोवाइड करा दी। अब एंजाइम को थोड़ी ना पता है कि वो ड्रग है या सबस्ट्रेट है, उसको तो नहीं पता, उसके पास तो जगह है, या तो उसमें ड्रग एंटर कर सकती है सबस्ट्रेट। अगर हमने कैसे ना कैसे करके उसमें ड्रग को एंट्री करवा दी तो ड्रग उस बाइंडिंग साइट पे जुड़ जाएगा, तो वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट के लिए खराब हो गया, अब उसके पास कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से हम बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रग, अगर उस सबस्ट्रेट को हम एंजाइम पे होल्ड ना करने दें तो जब ड्रग और सबस्ट्रेट दोनों का कंपटीशन चल रहा है इस एंजाइम पे एंट्री का, ऐसी टाइप की ड्रग को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बोलते हैं इनको हम। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जो सबस्ट्रेट और ड्रग के बीच में कंपटीशन चल रहा है ना, कि मैं जाऊंगा तो ड्रग घुस गई, तो वो कंपटीशन हुआ, इसलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बोलते हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। इतनी सी बात है और कोई काम नहीं है, बस ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का मतलब ड्रग और सबस्ट्रेट की लड़ाई, तो उसको होल्ड कर दिया, सबस्ट्रेट उस पर घुस नहीं पाया, तो मतलब रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी, ये काम है। इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ये जो खांचा खुला हुआ है ना ऊपर से, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। हमें कैसे भी करके एंजाइम को खराब करना है सबस्ट्रेट के लिए, ताकि सबस्ट्रेट उसमें ना घुस पाए, बीमारी फैल ना पाए, क्योंकि उस पर कोई रिएक्शन ना हो पाए। तो या तो आप ड्रग एंटर करा दो। अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पर्टिकुलर शेप पता ना हो ड्रग की, तो उस केस में, या एक्टिव साइट का हमें आइडिया ना हो कि एक्टिव साइट कैसी है, तो उसी केस में एक और साइट होती है जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक। एक्टिव साइट तो सामने वाली थी, एलोस्टेरिक साइट पीछे वाली है। तो हम कोई बाहर से एक इनहिबिटर भेजेंगे ड्रग के फॉर्म में, जो उस एलोस्टेरिक साइट पर एंटर कर जाए। अब ऐसे पीछे घुसेगा, पीछे घुसते ही यहां पर कुछ ना कुछ वेट आएगा, तो यहां से शेप चेंज हो गई। पहले शेप ऐसी थी, अब शेप कैसी हो गई? ऐसी हो गई। और शेप चेंज हो गई तो ना सिर्फ ड्रग के लिए हुई है बल्कि सबस्ट्रेट के लिए भी हुई है। पहले सबस्ट्रेट की शेप इसके जैसी थी, इस खांचे की तरह। सबस्ट्रेट तो अभी भी ऐसा ही है, लेकिन एंजाइम तो खराब हो गया ना, उसकी शेप तो खराब हो गई ना, तो फिर यहां पर भी सबस्ट्रेट एंट्री नहीं ले पाएगा। तो दो तरह से हम एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं सबस्ट्रेट को जुड़वाने से। एक तो एक्टिव साइट से ड्रग डाल के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, या फिर दूसरा एलोस्टेरिक साइट से पीछे से एक्टिव साइट को खराब करके। बात समझ में आ गई? वो एलोस्टेरिक साइट होती है। आप इस पूरे को रीड कर सकते हो, यही चीज लिखी हुई है, काम की बात मैंने आपको बता दी। फिर आगे देखिए आप, ये तो था ड्रग का किस तरह से एंजाइम के साथ, एंजाइम और ड्रग का किस तरह से इंटरेक्शन होता है। अब मैं आपको रिसेप्टर की कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिसेप्टर क्या होता है बेटा? ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अगर मैं यहां पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा चौड़ में, इसको मतलब मैंने चौड़ में बता दिया, तो ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा, इसमें ये आपकी आउटर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन की, और ये आपकी इंटीरियर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन की। ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस, ये इंटीरियर सरफेस। इस तरह से भुट्टे की तरह, भुट्टा देखा आपने, वो कॉर्न जो आते हैं, स्वीट कॉर्न सुना होगा ना, उस भुट्टे की तरह इस तरह से रिसेप्टर्स इसमें धसे हुए रहते हैं। बहुत सारे इस तरह के आइटम उसमें धसे हुए रहते हैं, जिनको हम रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। ये रिसेप्टर्स होता है। मैं आपको यहीं पे काम की बात बता रहा हूं, सारी बहुत ध्यान से सुनना। हमें तो क्या करना है, रिसेप्टर्स का काम क्या होता है दोस्त? रिसेप्टर्स का काम ये होता है कि मतलब मुझे अगर खुजली चल रही है, या मेरे यहां पे कुछ जल गया या कट लग गया, तो उसकी इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए कि भैया उसके वहां पर ये हो रहा है। वो मैसेज एक केमिकल के फॉर्म में यहां से रिलीज होगा, और वो ट्रांसफर भी केमिकल के फॉर्म में ही होगा थ्रू रिसेप्टर। वो केमिकल आएगा, ये बाइंडिंग साइट होती है, वो केमिकल इस बाइंडिंग साइट पे आके घुस जाएगा, जस्ट लाइक एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट घुसता था। जिससे होगा क्या, इस एंजाइम की, ये सॉरी रिसेप्टर की एक्टिव साइट पे घुसा, रिसेप्टर की एक्टिव साइट यहां से चेंज हो जाएगी, यहां से वो अपना शेप चेंज करेगी। वो शेप जो चेंज हुआ उससे मैसेज अंदर पहुंचेगा, और यहां से वो मैसेज आगे ट्रांसफर हो जाएगा, वाईफाई सिग्नल की तरह आगे ट्रांसफर हो जाएगा, और वो केमिकल मैसेज वापस यहां से चला जाएगा। वो हमेशा के लिए रहेगा नहीं, ताकि वो रिसेप्टर बाद में भी किसी केमिकल को ले पाए।
अलग अलग प्रकार के केमिकल मैसेजेस के लिए बहुत सारे तरह के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, डिफरेंट बाइंडिंग साइट को लेते हुए। बात समझ में आ रही है आपको क्या कह रहा हूं? डिफरेंट बाइंडिंग साइट को लेते हुए। अब मान लीजिए ये देखो, ये प्रोसेस पूरा यहां पर है, ये केमिकल मैसेज आया, बाइंडिंग साइट पे बाइंड किया, शेप चेंज हुआ, वो शेप चेंज होते ही केमिकल मैसेज आगे गया और मैसेज यहां पर आगे की तरफ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफर हुआ और मैसेज वापस चला गया, रिसेप्टर अपनी शेप पर आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है। थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी इसको बाद में दूंगा, वो सफेद सफेद से मैं काला दिख रहा था तो फिर इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब सुनो ध्यान से, ऐसा भी हो सकता है बॉडी के अंदर कि कुछ केमिकल मैसेजेस डिलीट हो जाएं। जैसे मान लो वो ऐसा ना हो, मान लो मेरा हाथ ये पैरालाइज हो जाए, है ना, और अगर पैरालिसिस हो गया तो मतलब इसमें कुछ भी मैं करूंगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में हम बाहर से उस केमिकल को अंदर डाल सकते हैं ताकि यहां कुछ हो, किसी ने हाथ काट दिया पता ही नहीं चल रहा, तो यहां कुछ हो तो ब्रेन तक मैसेज पहुंचे। बाहर से अगर हम कुछ डाल रहे हैं केमिकल के रूप में तो वो क्या डाल रहे हैं? ड्रग, जो कि रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होगा कि भैया उसके उस जगह पे कट गया भाई, उसका उस जगह पे वहां से हाथ कट चुका है, तो उसका समझ गया आप बात को? मतलब दो तरह के काम है, अगर कुछ हो रहा है तो वो केमिकल मैसेज के रूप में ट्रांसफर भी हो सकता है, और अगर कोई केमिकल मैसेज डिलीट हो गया है बॉडी के अंदर से तो हम उसको आर्टिफिशियली बाहर से लेकर और वो मैसेज भी कन्वे करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसी के टर्म पे दो टर्म डिफाइंड है, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट तो वही है कि ऐसे केमिकल जो कि बॉडी के अंदर मौजूद हैं और जाके बाइंडिंग साइट पे चिपक रहे हैं, और एगोनिस्ट मतलब जो बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर से मिमिक फॉर्म में लिए जा रहे हैं। मिमिक्री सुना? मिमिक फॉर्म में लिए जा रहे हैं। एक बार पढ़ लो, ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट and inhibits its natural function are called antagonists. These are useful when blocking of passage is required. तो एंटागोनिस्ट तो वो ड्रग्स है, जैसे मान लो कोई यहां खुजली चल रही, बार बार खुजाने का मन कर रहा, बार बार खुजाने का मन कर रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं खुजाऊं, तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मुझे खुजली की दवा लिख के दे देगा कि भैया यार ना चले यार यहाँ पे, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि बार बार जो केमिकल मैसेज यहां से जा रहा था कि भैया खुजाया ना, तो वो खुजाने का जो दर्द था वो चला जाएगा अगर मैं उस बाइंडिंग साइट जिसपे यहां से मैसेज जा रहा है उसको पहले से ब्लॉक कर दूं बाहर से ड्रग लेके। वो है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या है कि मान लो मेरे यहां कुछ हो रहा है लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा क्योंकि वो मैसेज है ही नहीं, डिलीट हो गया, तो मैं बाहर से ड्रग लूंगा कि भैया इसके यहां पे कुछ हो रहा है, बताओ ना क्या हो रहा है, तो बाहर से केमिकल मैसेज डाल के। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। These are called agonists. They are useful when there is lack of natural chemical messenger. जब केमिकल मैसेंजर लैक कर रहे होंगे तो एगोनिस्ट काम में आता है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स का थेराप्यूटिक एक्शन देखना है, अलग अलग ड्रग्स देखेंगे। सबसे पहला है एंटासिड। एंटासिड बेसिकली पेट में जो एसिड डेवलप हो जाता है, स्टमक में जो एसिड डेवलप हो जाता है, एसिडिटी जिसको आप बोलते हो, उसको रिमूव करने के लिए होता है। अब वो एसिड है तो हमें क्या डालना पड़ेगा? बेस। पुराने जमाने में जो हम यूज करते थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये पुराने जमाने में एंटासिड यूज हुआ करते थे। लेकिन ये इतने ज्यादा बेसिक होते थे कि आपका वो एसिड तो खत्म कर देंगे लेकिन ज्यादा बेसिक माहौल बना देंगे, और अगर ज्यादा बेसिक माहौल बना देंगे तो बॉडी की तो टेंडेंसी है चीजों को सही करने की, तो वो और एसिड रिलीज करने लगेगा। तो परमानेंटली ये सही नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए तो सही कर देते थे लेकिन वापस बेस इतना ज्यादा हो जाता था कि बॉडी खुद एसिड वापस से प्रोड्यूस करने लगती थी। तो फिर इसको बहुत बड़ा मार्केट मान लिया गया क्योंकि काफी सारे लोग इस बात से जूझ रहे थे, एसिडिटी की प्रॉब्लम से। तो साइंटिस्ट ने एंटासिड्स या फिर एंटीहिस्टामिन्स डेवलप करने चालू किए, जो हैं आपके सिमेटिडीन, जो टेगामेट के नाम से बिकता था, रेनिटिडीन जेंटेक के नाम से, ओमनेप्रेजोल और लेंसाप्रोजोल। ये चार आपके एंटासिड या एंटीहिस्टामिन है। इसको आप ऐसे याद करोगे, सीधी कहानी यहां पे देखो। सिमरन ताजा ऑमलेट लाना, सिमरन ताजा ऑमलेट लाना, सिमेटिडीन रेनिटिडीन। सिमेटिडीन को टेगामेट बोलते हैं तो टी है टेगामेट, रेनिटिडीन को जेंटेक बोलते हैं तो जेड है। ऑमलेट मतलब ओमनेप्रेजोल, लाना मतलब लेंसाप्रेजोल, ये आपके एंटासिड या एंटीहिस्टामिन है, ये आपके एंटासिड या एंटीहिस्टामिन है। ठीक है बेटा,
और ये भी आपके एंटासिड्स हैं, पुराने जमाने में यूज होते थे, ठीक है ना। सिमरन ताजा ऑमलेट लाना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्ट्रक्चर्स हैं हिस्टामिन की, सिमेटिडीन की, रेनिटिडीन की। एक बार आप इसको देख के जरूर जाएं, कभी कभी स्ट्रक्चर से भी सवाल आ जाते हैं। जैसे हिस्टामिन में इस रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं, ये हिंट है। इस तरह से आप हल्की हल्की हिंट अपने हिसाब से बना लें तो आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन और एंटी एलर्जिक ड्रग्स। एक तो पेट की गड़बड़ होती है और नाक कान गले की भी तो गड़बड़ होती है। वो जो एलर्जी होती है, जैसे वो एलर्जी हो सकती है फूड से, मतलब दूध वगैरह से भी एलर्जी होती है, किसी को दूध पीने से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को धूप से एलर्जी होती है, किसी को किसी कपड़े से एलर्जी होती है, लाल लाल दाने निकलने लग जाते हैं, किसी को बिल्ली के फर से एलर्जी होती है। तो ये सब एलर्जी जो है ये हिस्टामिन को बढ़ाती है। पेट वाला हिस्टामिन नहीं, नाक कान गले वाला हिस्टामिन, छींके चलना कंटिन्यूअसली, उस हिस्टामिन के एक्शन को रोकने के लिए हम खाते हैं एंटीहिस्टामिन। वो एंटीहिस्टामिन कौन कौन से हैं? ब्रोमोफेनिरामिन और टेरिफेनेडिन। ब्रोमोफेनिरामिन को डाइमिटेप और डाइमिटेन बोलते हैं, टेरिफेनेडिन को सेल्डेन बोला जाता है। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ब्रो डिम्पी डाइट पर है और तेरा फोन साइलेंट है, ब्रो की तो लग गई वाट। ब्रो मतलब ब्रोमोफेनिरामिन, डिम्पी डिम और डबल पी डाइमिटेप। डाइमिटेप के लिए डिम्पी, डाइट DI और ये ET डाइमिटेन पर है, और तो सेंटेंस बनाने के लिए करा है, और डाइट का तो यही गया DI ET वाला। तेरा फोन यानी कि टेरिफेनेडिन, साइलेंट मतलब सेल्डेन, ठीक है। ब्रो डिम्पी डाइट पर है, तेरा फोन साइलेंट है, ब्रोमोफेनिरामिन, डाइमिटेप, डाइमिटेन और टेरिफेनेडिन और सेल्डेन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शॉर्ट ट्रिक से आपको याद हो जाएंगी ड्रग्स। ये एंटीहिस्टामिन है सारी की सारी। नेक्स्ट है ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स बेसिकली जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं लोग या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं लोग, जिनको नींद प्रॉपर नहीं आती है ना, उस तरह के लोगों के लिए ट्रैंकुलाइजर्स बनाए गए। हालांकि ट्रैंकुलाइजर से छोटी ड्रग, जैसे एक तो होती है मतलब नींद की गोली, एक होती है नींद की गोली, फिर उससे ऊपर होती है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, और फिर उससे भी ऊपर होती है ट्रैंकुलाइजर। मतलब ट्रैंकुलाइजर बेसिकली पागलों को दी जाती है। और पागलों को कैसे दी जाती है? पागल खाने में पागल को आप कितनी खिला लो, खाएगा ही नहीं वो, फिर किस बात का पागल। तो वहां पे जो बड़ी बड़ी पानी के टैंकर्स होते हैं जिससे वो पागल पानी पी रहा होता है या पी रहे होते हैं, उसमें ट्रैंकुलाइजर्स को घोल दिया जाता है ताकि धीरे धीरे उनके शरीर में वो जाता रहे और उनको नींद आएगी, मानसिक शांति मिलेगी, तो वो सही हो सकते हैं। हमें इतनी बातों का कोई मतलब नहीं है। कौन कौन सी ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं? एक तो बार्बिटूरिक एसिड, ये ट्रैंकुलाइजर होता है। सिरोटिनिन ट्रैंकुलाइजर होता है। ल्यूमिनल ट्रैंकुलाइजर होता है। मेनली बार्बिटूरिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो ट्रैंकुलाइजर होते हैं। स्ट्रक्चर भी आप एक बार देख के जाएं। ल्यूमिनल, सिरोटिनिन, ये ट्रैंकुलाइजर्स हैं, ठीक है ना। एक साथ सारे याद करा दूंगा, टेंशन मत लो। फिर होते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स कौन कौन सी है? एक तो है इप्रोनेजिट और एक फिनेल्जीन, जिसको नाडिल भी बोलते हैं। ये ट्रैंकुलाइजर माइल्ड ट्रैंकुलाइजर है, मतलब उतनी हाई लेवल की ट्रैंकुलाइजर नहीं है, उससे कम लेवल की है, जिसको एंटी डिप्रेशन ड्रग बोलते हैं, डिप्रेशन को कम करने के लिए। और बेसिकली किसी को डिप्रेशन क्यों आता है? नॉरएड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन होता है। कौन सा होता है? नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि कम होने लगता है, और उसके कम होने की रेट को हमें कम करना है, तो वो कम नहीं होना चाहिए, है ना, वरना तनाव आएगा, डिप्रेशन आएगा। तो नॉरएड्रेनालिन नाम के हार्मोन की कमी होने की वजह से डिप्रेशन आता है। उसके एक्शन को, उसकी रेट को डिक्रीज करने के लिए हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स इप्रोनेजिट और फिनेल्जीन या नाडिल खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्लोरोडाइएजिपॉक्साइड और क्वेनिल और मेप्रोबेमेट, ये भी आपके ट्रैंकुलाइजर्स हैं। बेसिकली क्वेनिल तो जो होता है वो डिप्रेशन को या फिर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है, डिप्रेशन या हाइपरटेंशन को। ये भी आपके ट्रैंकुलाइजर्स हैं, क्लोरोडाइजिपॉक्साइड, मेप्रोबेमेट और क्वेनिल, ठीक है। फिर वेरोनल और ये जो वैलियम है, ये भी आपके ट्रैंकुलाइजर्स है, लेकिन बहुत कम माइल्ड वाले ट्रैंकुलाइजर्स हैं। ये बेसिकली हिप्नोटिक या स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। बार्बिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं ये, वेरोनल और वैलियम, ठीक है। आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए। अब इस पूरे ट्रैंकुलाइजर्स की ट्रिक बता रहा हूं, एक साथ सारा लिख के, ठीक है। बदला लूं मैं शेर से, इस जिद पर नाराज दिल अड़ा है,
मैंने प्यार से कहा क्यों वीरो वाली नकल कर रहा है। ठीक है ना, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है लेकिन याद कर लोगे तो याद हो जाएगी। बदला से क्या आया, बार्बिट्यूरिक एसिड, बी है और लास्ट वाले ए से, बी ए से तो बार्बिट्यूरिक, लास्ट वाले ए से एसिड। लुमिनल, ये लू में से लुमिनल आया। शेर से मतलब सेरोटिनिन, शेर मतलब सेरोटिनिन। इस जिद, आई और जिद से निकाला इप्रोमिजिड। ठीक है। पर नाराज दिल से निकाला नाडिल और पर से निकाला फिनेल्जीन। ठीक है। फिर अड़ा है से अमाइटल और मैंने प्यार से, मैं निकाला प्यार मतलब पीआर और मेप्रोबिमेट, इस तरह से बना लिया गया। कहा क्यों आ रहा है तो क्वेनिल, वीरो से वेरोनल, वाली से वैलियम और नकल ना से तो एन और पीछे वाले अल से ये अल बैठ रहा है तो नकल से नेम्ब्यूटिनल और कर रहा है कर से क्लोरो डाई एजिपोक्साइड। ठीक है। बार्बिट्यूरिक एसिड, लुमिनल, वेरोनल, वैलियम, क्लोरो डाई एजिपोक्साइड और मेप्रोबिमेट, सेरोटिनिन, ये सारे ट्रैंकुलाइजर है, एक साथ लिखे हुए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक जो होते हैं वो दर्द निवारक गोलियां होती है, पेन रिलीविंग टेबलेट्स होती है। एक होती है जिसकी आदत लग जाती है, एक होती है जिसकी आदत नहीं लगती। एक होते हैं नशे वाले पदार्थ, एक बिना नशे वाले पदार्थ। एक होते हैं नॉन एडिक्टिव जिसको नॉन नार्कोटिक भी बोलते हैं, एक होते हैं एडिक्टिव जिसको नार्कोटिक भी बोलते हैं। नॉन नार्कोटिक वाले कौन से होते हैं, पैरासिटामोल होता है और एस्पिरिन होता है। एस्पिरिन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एनाल्जेसिक होता है, इसके अलावा ये एंटीपायरेटिक होता है और इसके अलावा ये ब्लड थिनर का भी काम करता है। किसका काम करता है, ब्लड थिनर, यानी कि खून पतला करने का काम करता है। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को रिड्यूस करने का काम करता है। एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करने का काम करता है। सेम काम पैरासिटामोल भी करता है लेकिन इसकी आदत नहीं पड़ती है, पैरासिटामोल और एस्पिरिन। इसको ऐसे याद कर सकते हो, परस्पर से याद रख सकते हो। उसी स्थान पे अगर मैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक की बात करूं तो नार्कोटिक वो होते हैं जिसकी आदत लग जाती है, लेकिन ये भी मतलब ये तब दिया जाता है जो बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। एक्सट्रीम पेन कब हो सकता है, जब कोई मदर किसी चाइल्ड को बर्थ देती है तो वहां एक्सट्रीम पेन होता है। मान लो कोई देश के लिए जवान जो होते हैं, आर्मी वाले जो होते हैं, गोली लग गई तो उस समय पे एक्सट्रीम पेन होता है, या हार्ट अटैक के टाइम पे एक्सट्रीम पेन होता है। उस समय पे इन नार्कोटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है उस एक्सट्रीम पेन को, सीवियर पेन को कम करने के लिए, और एक पर्टिकुलर डोज के साथ। अगर डोज ऊपर नीचे हो गई तो फिर आदमी फ्री हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा या निकल जाएगा यहां से, मतलब पृथ्वी पे से। ठीक है। इसमें मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन। नाम सुन के आपको पता चल गया होगा किस लेवल की बातें चल रही है, नशे पत्ते की बातें चल रही है। मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन। इसको कैसे याद कर सकते हो, मेरी हीरोइन कौन है, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, मेरी हीरोइन कौन है, ऐसे याद कर सकते हो। आपको स्ट्रक्चर में मैं बदलाव बताता हूं, आप ध्यान से घूरो इसको। ये OH है, ध्यान से घूरोगे तो ये OH है, ये OH है, यहाँ OAC है, यहाँ OAC है, यहाँ OMe है और यहाँ OH है। मतलब अगर इन OH की जगह यहाँ क्या आ रहा है, OAC, मतलब मैं इसको 2 मोल एसिटाइलेशन करा दूं, 2 मोल इसका एसिटाइलेशन करा दूं। जैसे अपन ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कराते हैं, ग्लूकोपेंटा एसिटेट बनाते हैं, वैसे HH हट के ऐसे लग जाएगा। और अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3I से करा देता हूं, SN2 वाली, कौन सी वाली, SN2 वाली, तो एक जगह, वो भी एक इक्विवेलेंट के साथ, 1 मोल के साथ, तो OH की जगह क्या लग जाएगा बेटा, OMe लग जाएगा। तो इस तरह से मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन का स्ट्रक्चर निकल के आता है। तीनों स्ट्रक्चर सेम से ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चरल फीचर सेम होंगे तो उनके एक्शन भी सेम होंगे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नार्कोटिक है, इनकी आदत लग जाती है। अब एंटीमाइक्रोबियल्स मतलब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से, बैक्टीरिया, फंजाई, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गए, इनकी वजह से बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर या हमारे इर्द गिर्द टेबल, चेयर वगैरह पे जो बैक्टीरिया जनरेट होते हैं उनको खत्म करने के लिए हम एंटीमाइक्रोबियल्स का यूज करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीबायोटिक शरीर के अंदर की बीमारी को ठीक करने के लिए, एंटीसेप्टिक त्वचा पे, शरीर के ऊपर की बीमारी को ठीक करने के लिए, बाहर की बीमारी को, और डिसइंफेक्टेंट हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं, लैपटॉप है, टेबल है, इन सब पे बैक्टीरिया ना है उसके लिए।
सबसे पहले एंटीबायोटिक शरीर के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया फंगाई ये डेवलप हो रहे हैं शरीर के अंदर, तो उस केस में हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। अब ये एंटीबायोटिक दो तरह से हो सकते हैं, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसाइडल जो होते हैं वो क्या करते हैं, किल दी बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को निपटा देते हैं, वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं सारे बैक्टीरियाज को। और ये क्या करते हैं, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं बेटा, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसाइडल में जो है आपके वो है पाओ, पाओ मतलब पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और ऑफ्लॉक्सिसिन, ठीक है ना, पाओ बैक्टीरिसाइडल में पाओ। और यहां पे एक्सेट्रा है, ये क्या है, ईटीसी एक्सेट्रा, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, और यहां पे क्या है पाओ, यहां पे एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, पाओ के नीचे कुचल दिया मतलब फ्री हो गए वो, और इसको एक्सेट्रा अभी बचे हुए हैं कुछ, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ये आपके बैक्टीरियोस्टैटिक है। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इसके बारे में बहुत बार सवाल आ चुका है, इसको प्लीज फोकस करके देख लें। एक नाइट्रोजन, एक अमाइड यहां पे फंसा हुआ है, एक अमाइड यहां पर है, और एक सल्फर लिंकेज है, एक 5 मेंबर की रिंग है, एक 4 मेंबर की रिंग है, ठीक है, ऐसे याद रह जाता है। और ये क्लोरामफेनिकोल का स्ट्रक्चर है, दिस इज क्लोरामफेनिकोल स्ट्रक्चर, स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद करने पड़ेंगे, पेनिसिलिन ये सब याद करा दूंगा अभी। अब ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सभी प्रकार के बैक्टीरिया को कवर कर रहे हैं तो वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में से किसी एक को ही फ्री कर रहे हैं, तो वो नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। तो पेनिसिलिन जो होता है वो नैरो स्पेक्ट्रम होता है, बाकी सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अभी तक 6 पेनिसिलिन आपको मिल चुके हैं, और इसके अलावा जो है आर्टिफिशियल हैं वो पेनिसिलिन बनाए जा चुके हैं, जैसे एम्पिसिलिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, दीज आर आर्टिफिशियल पेनिसिलिन, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करके ये पेनिसिलिन बनाए गए हैं, ठीक है। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, मतलब जो दिमाग का बुखार होता है उन सबको ठीक करने में ये काम आते हैं। अभी सब एक साथ याद करा दूंगा, ये तो सब बकवास है। ये भी आपके एंटीबायोटिक हैं, सल्वारसन, प्रोंटोसिल और एजोडाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सल्वारसन, सल्वारसन में आर्सेनिक, आर्सेनिक में डबल बॉन्ड होता है, जबकि प्रोंटोसिल और एजोडाइन में ये एजो लिंकेज होता है, एन डबल बॉन्ड एन वाला। कैसे याद करोगे इन तीनों को, आजकल दिन में सलमान पराठे खाता है, आजकल दिन में सलमान पराठे खाता है, आज से एजोडाई, आज से एजो, दिन से डाई, एजोडाई, सलमान से सलवारसन, पराठे से प्रोंटोसिल, पराठे से प्रोंटोसिल। तो आजकल दिन में सलमान पराठे खाता है, एजोडाई, सलवारसन, प्रोंटोसिल, ये एंटीबायोटिक है। और वो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा था, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन कौन से होते हैं, भाई का मतलब है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, भाई अमरीश पुरी और आमिर स्ट्रेस में चाय पीते हैं, भाई अमरीश पुरी और आमिर स्ट्रेस में चाय पीते हैं, भाई से मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अमरीश पुरी मतलब एम्पिसिलिन, और से मतलब ऑफ्लॉक्सिसिन, आमिर से मतलब एमोक्सिसिलिन, स्ट्रेस में मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, चाय पीते हैं से क्लोरामफेनिकोल, नाश्ते में पार्ले जी खाते हैं, नाश्ते से नैरो स्पेक्ट्रम आ गया, और पार्ले जी से पेनिसिलिन जी आ गया, पेनिसिलिन जी आ गया। तो नैरो स्पेक्ट्रम तो केवल पेनिसिलिन जी है, बाकी सारी की सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस ट्रिक की। फिर आपके होते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जब अपने त्वचा पे, अपनी स्किन पर मान लीजिए फोड़ा फुंसी हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो गया, कट लग गया, ठीक है, जल गया, इस तरह का कुछ भी अगर हो रहा है तो उस केस में हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। बोरोप्लस सुना होगा आपने, सोफ्रामाइसिन सुना होगा, फ्यूरासिन सुना होगा, ये सब आपके एंटीसेप्टिक होते हैं। एंटीसेप्टिक का सबसे बढ़िया एग्जांपल है डिटोल। जब भी कट लगता है तो हम सबसे पहले डिटोल लगाते हैं। वो खाते थोड़ी ना, पीते हैं क्या डिटोल को कभी, क्यों अंदर कट लग गया पी लो, डिटोल पीते नहीं है, लगाते हैं। तो डिटोल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटीसेप्टिक, डिटोल है। अब डिटोल में 2 कंपोनेंट होते हैं, क्लोरोजाइलेनॉल और एक टर्पिनॉल।
क्लोरोजाइलेनॉल और टर्पिनॉल, इन दोनों से मिलकर डिटॉल बना होता है, दो कंपोनेंट से, क्लोरोजाइलेनॉल और टर्पिनॉल। क्लोरोजाइलेनॉल में इसको हटाओ और इसको हटाओ, ये क्या बन गया, जाइलीन, जाइलीन, ये क्या बन गया, जाइलीन, दो मिथाइल आ गए। अब मैं मान लीजिए इसमें से इसको छुपा लेता हूं, तो ये बन गया क्लोरोजाइलिन, और ये भी दिखा दूं तो ये ऑल आ गया, क्लोरोजाइलिनॉल। और टर्पिनॉल जो होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, ऐसे ध्यान रखो, टर्पिनॉल जो होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल होता है। एक होता है बिथियोनल, बिथियोनल जो है हर साबुन के अंदर मौजूद होता है। साबुन के अंदर, सोप के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी डेवलप करने वाला जो होता है वो बिथियोनल होता है। बेसिकली हमारे शरीर में जो पसीना होता है, पसीने में से जो बदबू आती है वो बैक्टीरिया डेवलप होने की वजह से आती है। तो वो जो हम नहाने के बाद खुशबूदार हो जाते हैं वो बिकॉज ऑफ बिथियोनल। बिथियोनल जो होता है वो उस बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है, और रिमूव करने के बाद वो बदबू आना बंद हो जाती है, क्योंकि वो उन बैक्टीरिया की ही बदबू थी। बिथियोनल के स्ट्रक्चर को आप ऐसे याद कर सकते हो, ये दोनों मिरर इमेज है। ये देखो ना, OH के सामने OH, Cl के सामने Cl, Cl के सामने Cl, और ऑल आ रहा है तो यहाँ OH, यहाँ OH, तो ऑल तो है ही। तो ये आपका बिथियोनल है, मिरर इमेज होता है इस तरह से, ऐसे याद रह जाएगा आपको मिरर इमेज से, है ना। ये क्या करता है, सोप के अंदर क्या करता है बेटा, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ये सब क्या है, क्लोरोजाइलिनॉल, टर्पिनॉल, डिटॉल, ये सब क्या है आपके एंटीसेप्टिक। अभी और है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म इज ऑल्सो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। बचपन में हमारे को चोटें लग जाती थी तो हम जब डॉक्टर के पास जाते थे वो एक पीले रंग की दवा लगा के पट्टी बांध देते थे, वो बेसिकली टिंचर ऑफ आयोडीन था। आयोडीन का बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो वो आयोडोफॉर्म भी क्या करता था, एंटीसेप्टिक का काम करता था, वो घाव को भरने का काम करता था, बैक्टीरिया से बचाने का काम करता था, ठीक है। इसी तरह से एक होता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है, आपने देखा होगा आंखों में आजकल छोटे छोटे कैप्सूल्स आते हैं, तो वो बोरिक एसिड के कैप्सूल्स होते हैं इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। एक वीक एंटीसेप्टिक है आईज के लिए, स्ट्रॉन्ग तो ले नहीं सकते, आंखें नहीं पड़ जाएगी, तो बोरिक एसिड के कैप्सूल्स आते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट्स क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ये जितने आइटम अपन ने पढ़े हैं ये सब डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम कर सकते हैं अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लिए जाए। जैसे 0.2%, वेरी इंपॉर्टेंट, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एन एंटीसेप्टिक व्हाइल 1% सॉल्यूशन इज डिसइंफेक्टेंट। 0.2% फिनॉल तो क्या है आपका वो है एंटीसेप्टिक, और अगर 1% ले लिया तो वो क्या है आपका डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट हमारी त्वचा पे नहीं लगाना, आसपास के टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, चेयर, इन पे छिड़का जाता है, वो आपका डिसइंफेक्टेंट होता है। जो जैसे पोछा नहीं लगाते तो फिनाइल डाल देना, फिनाइल डाल देना बोलते हैं, वो भी डिसइंफेक्टेंट है। जैसे आपने स्विमिंग पूल देखा होगा, स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग बहुत सारा कांड कर जाते हैं, तो उस स्विमिंग पूल को बार बार साफ करना पड़ता है, तो उसमें क्लोरीन के कट्टे डाल दिए जाते हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। और फिर बोला जाता है कि जाके वापस से स्विमिंग पूल में नहाने के बाद वापस बोला जाता है ना शावर ले लो, वो इसलिए बोला जाता है ताकि क्लोरीन आपकी बॉडी पे से हट जाए, उस क्लोरीन को साफ करने के लिए बॉडी पे से। स्विमिंग पूल के लिए वो क्लोरीन किसका काम कर रहा है, डिसइंफेक्टेंट का काम कर रहा है। और वही क्लोरीन की मात्रा अगर बहुत कम कर दी जाए, बहुत कम कर दी जाए, तो वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने का काम भी करता है। दोनों पर्पस है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत कम परसेंटेज, और स्विमिंग पूल साफ करने के लिए कट्टे के कट्टे क्लोरीन, ठीक है ना, बोरा भर के क्लोरीन। क्लोरीन इन 0.2 to 0.4 ppm इन एक्वस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट याद रखना पड़ेगा, फिनॉल हो गया, क्लोरीन हो गया, हेक्साक्लोरोफेन, थाइमोल, अमाइल मेटाक्रिसोल, जेनेटिन वॉयलेट। अमाइल मेटाक्रिसोल जो होता है आजकल, वो जैसे पहले तो लोग ब्रश करते थे, आजकल वो भी आ रहा है लिक्विड सॉल्यूशन, गार्गल करो और फ्री हो जाओ, तो मुंह में जितने भी बैक्टीरिया है उसको क्लीन करने का काम अमाइल मेटाग्लिसोल करता है। जेनेटिन वॉयलेट और मिथाइलिन ब्लू जो है वो भी एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। जैसे किसी के फोड़ा फुंसी हो गया, घाव हो गया, तो एक वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन डॉक्टर आजकल लगाने लगे हैं, वो जेनेटिन वॉयलेट और मिथाइलिन ब्लू होता है, ठीक है ना। मेनली तो जो मैंने टिक करे हैं वो है, इनके लिए ट्रिक देख लो आप, एंटीसेप्टिक के लिए ट्रिक देख लो, दिल चाहेगा भी तड़पेगा भी तेरे प्यार में आयोडोफॉर्म। दिल चाहेगा भी तड़पेगा भी तेरे प्यार में आयोडोफॉर्म। दिल से डिटॉल, चाहेगा भी से क्लोरोजाइलेनॉल, तड़पेगा मतलब टर्पिनॉल, भी मतलब बिथियोनॉल, प्यार मतलब फिनॉल, और आयोडोफॉर्म तो आप जानते हो CHI3 होता है। तो इस तरह से आप एंटीसेप्टिक्स को याद कर सकते हो, इस तरह से आप एंटीसेप्टिक को याद कर सकते हो दोस्त, ठीक है। फिर है सल्फा ड्रग्स। मैंने आपको बताया था कि सेम स्ट्रक्चरल फीचर वाले, सेम तरह की
फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं। आर बदलते जाओ, सेम तरह के फीचर्स आते जाएंगे। यहाँ पे आर को एच रख दिया, यहाँ पे आर को ये इस तरह का पिरिडीन वाला मॉलिक्यूल रख दिया, तो ये हो गया सल्फा पिरिडीन और ये सल्फानिल अमाइड। दोनों के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सेम होता है। फिर है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी से नाम समझ में आ रहा होगा, व्हेन कोई बच्चा नहीं होने देना चाहते, बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं या प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस केस में एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स दी जाती है। बर्थ कंट्रोल पिल्स भी इसको बोला जाता है। और ये बेसिकली जो फीमेल्स में हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उससे मिलके ही उसके कंपोनेंट्स ही इन एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में यूज किए जाते हैं। जैसे मेल हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, वैसे फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, आप अच्छे से जानते हैं। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स में वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के डेरिवेटिव्स मिक्स होते हैं, उससे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बनाई जाती है टू कंट्रोल द बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। मेनली दो यूज होती है, नॉरएथेंड्रोन और इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, जिसको नोवेस्ट्रोल के नाम से जानते हैं। ये दो आपकी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स थी, देख लीजिए आप। और ये इस तरह से याद कर सकते हो कि इधर इस तरह ना हंसे ना रोए, तो इधर इस तरह से क्या गया, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल एस्ट्राडायोल, तो इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, ना हंसे नोवेस्ट्रोल, ना रोए नॉरएथेंड्रोन। बाकी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, है ना। ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की मैंने ट्रिक बता दिया आपको। ये पूरी ड्रग्स खत्म होती है, मेडिसिन खत्म होती है। नेक्स्ट है केमिकल्स इन फूड। फूड में केमिकल्स मिलाया जाता है उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए, उसमें फ्लेवर्स ऐड करने के लिए और उसकी गार्निशिंग के लिए, वो अच्छा दिखे उसके लिए, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, वो जल्दी से सड़े ना, उन सब के लिए फूड में केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो फूड को कलर देने के लिए फ्लेवर्स और स्वीटनर्स फ्लेवर्स और स्वीटनिंग करने के लिए, है ना। फैट इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट, फ्लोर इंप्रूवर्स, एंटी स्टेलिंग एजेंट एंड ब्लीचेस, मतलब खाना जल्दी सड़े नहीं, आटा जल्दी सड़े नहीं, उसके लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले। प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, टोमेटो केचप्स होते हैं, पिकल्स, अचार वगैरह जो मार्केट्स में होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक बिकते रहे। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह ऐड करने के लिए फूड में केमिकल्स मिलाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिनको कैलोरीज नहीं बढ़ानी, जो जिम वगैरह जाते हैं, वो आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स लेने लगे हैं क्योंकि शुगर्स में बहुत कैलोरीज होती है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स की खास बात है कि वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब आप खाओ और टॉयलेट में निकल जाता है तो बीच में बचा ही नहीं, तो कैलोरी बढ़ेगी नहीं। ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की खास बात है। ठीक है, कौन कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं? एक होता है सैकरीन, एक होता है एस्पार्टेम, ये तो दोनों एक ही हैं, सोडियम सोल्ट है बस उसका। एक होता है एस्पार्टेम और एक होता है सुक्रालोस, एक होता है एलिटेम। ये चार होते हैं, इनकी वैल्यूज भी हमें पता होने चाहिए। जो हमारी टेबल शुगर होती है, चीनी होती है, जो 40-50 रुपए किलो की मिलती है, उससे 550 गुना ज्यादा मीठा होता है सैकरीन, 100 गुना ज्यादा मीठा होता है एस्पार्टेम। सैकरीन जो है वो बेसिकली आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जैसे आप इस तरह से याद रख सकते हो, CO और यहां पर भी CO और यहां पर N और यहां पर H। आपको याद होगा शायद थैलीमाइड का स्ट्रक्चर, थैलीमाइड के स्ट्रक्चर से आप इसे ध्यान रख सकते हो। थैलीमाइड का स्ट्रक्चर बनाया, थैलीमाइड के स्ट्रक्चर में बस यहाँ CO हटा के आप यहां पर क्या लगा रहे हो, SO2 लगा रहे हो। थैलीमाइड के स्ट्रक्चर में CO हटा के SO2 लगा रहे हो, तो ये क्या बन गया, आपका सैकरीन का स्ट्रक्चर बन गया। थैलीमाइड के स्ट्रक्चर में ये बना दिया आपने, ठीक है ना, ऐसे करके। और ये कैसे बन रहा है, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एनालाइन। अगर आप इस अमीनो एसिड को देखोगे, मान लो यहां H होता और यहां NH2 होता, तो ये जो आया है COH, CH, NH2 और ये R, अगर ये CH3 होता तो ये होता एलेनाइन, और इसमें मैंने फिनाइल लगा दिया तो ये फिनाइल एलेनाइन, तो दिस इज फिनाइल एलेनाइन। और ये फिनाइल एलेनाइन का एस्टर है, एस्टर कौन सा एस्टर, मिथाइल एस्टर, इसलिए इसको बोल रहे हैं फिनाइल एलेनाइन मिथाइल एस्टर। और दूसरा है एस्पार्टिक एसिड। अगेन यहां पर देखोगे तो यहां पर OH होता और यहां पर आप देखोगे वही CH NH2, और ये आपका R वाला पार्ट है CH2COH, एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। तो दो
अमीनो एसिड को कंबाइन किया है, पानी निकाला है, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनाइन का मिथाइल एस्टर, इन दोनों को कंबाइन करके एस्पार्टेम बना है। एस्पार्ट मतलब एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्ट मतलब एस्पार्टिक एसिड 100 गुना ज्यादा मीठा है। स्ट्रक्चर याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। फिर आपका सुक्रालोज, सुक्रोज का स्ट्रक्चर आप जानते हो, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, बीटा डी फ्रक्टोफिनोस, दोनों को कंबाइन करो, उसमें 3 जगह पर आपको क्लोरीन लगाना है। 3 जगह में से ये जो आपका 6 मेंबर वाला है, 6 मेंबर वाले में तो 1 क्लोरीन लगेगा, और ये 5 मेंबर वाला है उसमें 2 जगह पर क्लोरीन लगेंगे। 5 वाले में छोटे में 2 क्लोरीन, बड़े में 1 क्लोरीन, छोटे में 2 क्लोरीन, बड़े में 1 क्लोरीन, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, ऐसे याद रख लो, 1 2 3 ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, वो होता है सुक्रालोस, और ये 600 गुना मीठा होता है नॉर्मल टेबल शुगर से। फिर है आपका एलिटेम, और एलिटेम 2000 गुना मीठा होता है आपकी टेबल शुगर से, इसलिए जनरली इसको यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी मिठास को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसको कैसे याद कर सकते हो, अलीटा की सासू आसपास है, अलीटा से एलिटेम, सा से सेकेरिन, सू से सुक्रालोस, आसपास से एस्पार्टेम, अलीटा की सासू आसपास है। इस तरह से आप इस आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स को याद कर सकते हो। आगे चलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स बेसिकली फूड में क्यों मिलाए जाते हैं, ताकि फूड की क्वालिटी मतलब फूड को लंबे समय तक चलाया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट बात, एक तो वो ज्यादा दिन तक यूज होना चाहिए, दूसरा हमारी बॉडी के लिए वो केमिकल नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, तीसरा उस फूड के लिए वो नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, है ना, लंबे समय के लिए चले, फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट ना करे, फूड की क्वालिटी को खराब ना करे, और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। और मेनली जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो उसकी बैक्टीरियाज की ग्रोथ को, फूड को खराब होने की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज होते हैं, और उसमें है TVS, जिसमें T का मतलब है टेबल सॉल्ट, V का मतलब है वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, और S का मतलब है शुगर। आपको याद है जो आपने देखा होगा मुरब्बा वगैरह आता है या आंवला आता है, वो शुगर के सिरप में डिप आता है ना, आपने देखा हो बाबा रामदेव जी का वो जो मुरब्बा आता है वो शुगर के सिरप में डिप आता है, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। वेजिटेबल ऑयल में जो हमारा अचार होता है, मम्मियां अचार को गला के रखती है तेल के अंदर, तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, प्रिजर्वेटिव। टेबल सॉल्ट, सॉल्ट भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारा फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और जल्दी से वो खराब हो सकता है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालने होते हैं जिससे उसकी रेट डिक्रीज हो जाए खराब होने की। तो उसमें मेनली होता है BHT और BHA। BHT क्या है आपका 2,6 डाई टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन, डाई ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन है, और ये क्या है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल। दोनों ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी है, एक में टोलुइन है एक में एनिसोल है। टोलुइन तो आप जानते हो ना, बेंजीन पर CH3, ये टोलुइन हो गया, और अगर OCH3 होता तो ये एनिसोल हो गया। समझ गए आप। कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, काम की बात देखो। सो के बहुत भारी हो गए, है ना, सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक से याद रखनी है, शॉर्ट ट्रिक से याद रखनी है। सो के बहुत भारी हो गए, सो से SO2, सो से SO3 -, SO2 और SO3 दोनों ही आपके क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स है। बहुत से BHT, भारी से BHA, भारी से BHA हो गए हैं, वो तो सेंटेंस पूरा करने के लिए सो के बहुत भारी हो गए हैं। इससे आप एंटीऑक्सीडेंट्स को याद रख सकते हो। ठीक है दोस्त, आप है ना स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स थे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट आ गया, और वो फूड प्रिजर्वेटिव पहले बताया था TVS। नेक्स्ट है क्लींजिंग एजेंट, उसमें हमें मेनली सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में बात करनी है। साबुन और सर्फ में मैं मेन अंतर आपको बता दूं, साबुन को हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, सर्फ जो डिटर्जेंट होता है उसको आप हार्ड वाटर में यूज करो चाहे सॉफ्ट वाटर में यूज करो, दोनों चलेगा। साबुन को क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि साबुन जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं आपके हार्ड वाटर में, उसके साथ वो प्रिसिपिटेट बना लेता है। जैसे आप अगर साबुन हार्ड वाटर कहीं पे वहां पे आप साबुन से कपड़े धो रहे हो तो आपके कपड़े पे सफेद सफेद सी गंदगी जम जाएगी, गमी मटेरियल आ जाएगा। लेकिन वहीं पे आप सर्फ से धो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप बाहर रह रहे हो तो मम्मी बोलती है बेटा सर्फ में धोना कपड़े, फटाफट धुल जाएंगे, तो उसका कारण यही है। ठीक है ना। साबुन जो होता है बेसिकली वो बनता कैसे है, दोनों ही साबुन और सर्फ लंबे लंबे कार्बन चेन के होते हैं। तो ये 17 या 15 या 17 कार्बन का एस्टर
के हाइड्रोलिसिस से, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करना है इस एस्टर का। हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे माय डियर, इधर H इधर OH, इधर H इधर OH, इधर H इधर OH, और बेसिक मीडियम में तो यहाँ O माइनस O माइनस O माइनस रह जाएगा, तो C17H35 COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना, लेकिन उसमें से H निकाल के उसका सॉल्ट बना दिया। तो सॉल्ट ऑफ लंबी कार्बन की चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो आपका साबुन होता है, ये आपका सोप होता है माय डियर, दिस इज योर सोप। 15 कार्बन का, 17 कार्बन का, इतने कार्बन का आपका सोप रहेगा। जैसे स्टेरिक एसिड, इसको बोलते हैं स्टेरिक एसिड का एस्टर, ये क्या है आपका स्टेरिक एसिड का एस्टर, ग्लिसरॉल एस्टर बोला जाता है। और इतने लंबे कार्बन चेन वालों को बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करना है। एसिड आपका वीक है, एसिड कैसा आपका वीक, क्योंकि इतने ज्यादा कार्बन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो तो हम वैसे खा लेते हैं, एसिटिक एसिड, विनेगर, विनेगर हमारे अचार में डलता रही, विनेगर सिरका है ना, तो वो तो हम वैसे ही खा लेते हैं। तो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, लेकिन ये जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो साबुन कैसे बन रहा है, साबुन में एसिड तो वीक है लेकिन बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखना साबुन के अंदर। डिटर्जेंट जो होता है वो सोपलेस सोप होता है, मतलब उसमें सारी प्रॉपर्टी सोप जैसी है, जैसे साबुन काम करता है वैसे वो भी काम करता है, लेकिन सोप नहीं है, साबुन नहीं है वो सोपलेस सोप है, उसको डिटर्जेंट बोला गया है। वो हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करेगा, सबसे मेन अंतर ही यही है, डिटर्जेंट सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में काम करता है। अब 3 तरह के डिटर्जेंट होते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, फिर बोल रहा हूं, एनायनिक डिटर्जेंट, केटायनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। एनायनिक का मतलब जिसमें एनायन वाला पार्ट क्लींजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा हो, साफ करने का काम कर रहा हो। केटायनिक मतलब जिसमें केटायन वाला पार्ट काम कर रहा हो, और नॉन आयनिक मतलब जिसमें कोई आयंस ना हो, ठीक है ना। तो जनरली सल्फोनिक एसिड का जो सॉल्ट होता है वो एनायनिक क्लींजिंग एजेंट होता है। जनरली जो नाइट्रोजन पे प्लस क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन पे प्लस आता है, नाइट्रोजन पे प्लस बाकी कुछ भी आ जाए, बाकी लंबी कार्बन की चेन आएगी वो तो आएगी सही। तो ये केटायनिक वाला पार्ट यहां पे क्लींजिंग एजेंट का काम करता है, तो ये केटायनिक डिटर्जेंट है। और एक होता है नॉन आयनिक, जिसमें आयंस तो नहीं होते लेकिन वो पोलर होता है, क्योंकि उसमें एस्टर लिंकेज होते हैं। जैसे आप देख रहे हो CH2 CH2O CH2 CH2O, इस तरह के एस्टर वाले लिंकेज होते हैं, तो वो किसकी तरह काम करता है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। जनरली बर्तन धोने के साबुन इसके बने होते हैं, लिक्विड वाले साबुन इसके बने होते हैं, बर्तन धोने वाले, है ना। ये एनायनिक वाला पार्ट क्लींजिंग एजेंट है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। लंबी कार्बन की चेन है, 11 कार्बन की, यहां पे 12 कार्बन की, है ना, और यहां पर 16 कार्बन की चेन है। इसको बोलते हैं सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इस वजह से सिटाइल बोला है इसको, इस वजह से सिटाइल। और ये 3 मिथाइल लगे हैं तो ट्राइमिथाइल, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। केटायनिक वाला पार्ट क्लींजिंग एजेंट है, और इसमें ये पोलर वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये क्लींजिंग एजेंट है लेकिन नॉन आयनिक है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर, एक बार इसको रीड लगाओ फिर मैं बताता हूं आपको। रीड किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहला अंतर है कि सोप्स आर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वेयरएज डिटर्जेंट्स आर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वैसे तो इतना कोई खास पॉइंट नहीं है, लेकिन जो साबुन होता है वो वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन होता है, और डिटर्जेंट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आइटम न्यूट्रल बनेगा, लेकिन जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करेगा तो आइटम बेसिक बनेगा। इसलिए सोप का सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है, और जबकि डिटर्जेंट का सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। जो आपके वुलन या सिल्की टाइप के क्लोथ्स होते हैं वो आप साबुन से नहीं, सिर्फ डिटर्जेंट से धोना चाहिए, क्योंकि मतलब सोप से वो गमी टाइप का मटेरियल उस पर आ जाता है, वो सफेद सफेद सा दिखने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हरे कलर से लिखा हुआ है, सोप कैन नॉट वर्क इन हार्ड वाटर बिकॉज सोप्स आर प्रिसिपिटेट एज इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बाय रिएक्शन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। सोप जो होता है ना, साबुन जो होता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो हार्ड वाटर में मौजूद होते हैं उनके साथ प्रिसिपिटेट बना लेता है, जबकि डिटर्जेंट नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो इसलिए सोप को सॉफ्ट वाटर में यूज कर सकते हैं, हार्ड में यूज नहीं कर सकते। डिटर्जेंट को जहां मर्जी वहां यूज करो। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया भैया।
मैंने जितनी आपको ड्रग्स के लिए ट्रिक बताई है, आपको सिर्फ वो ट्रिक्स याद करनी है। जितनी मैंने आपको फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए ट्रिक बताई है, आपको सिर्फ वो ट्रिक्स याद करनी है। और केटाइनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट देखना है। सोप में लंबी कार्बन की चेन होती है, वो पता होना चाहिए। और सोप और डिटर्जेंट का अंतर पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। और आप लोगों ने फिर इतना बढ़िया से लेक्चर देखा है, तो एक बहुत गहरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि उदास फिरता है मोहल्ले में अब बारिश का पानी। उदास फिरता है मोहल्ले में अब बारिश का पानी, कश्तियां बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे। आप देख ही रहे होंगे किस तरह का माहौल हो गया है। जब हम बच्चे थे, आप बच्चे थे, तो हम गली मोहल्ले में खेलने जाते थे, ठीक है। हम कागज की नाव बनाते थे बरसात के मौसम में। लेकिन आजकल का जो माहौल है उसमें आपको पता ही है, सब वीडियो गेम में, मोबाइल में लगे हुए हैं। तो आजकल वैसी दोस्तियां भी नहीं होती जैसी अपनी हुआ करती थी। काफी अजीब सा लगता है, लेकिन ठीक है। बस आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहें और जीवन में बहुत तरक्की करें। धन्यवाद।